आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में यूपी डीएलएड परीक्षा की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारा एग्ज़ाम यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 19 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उसको देखते हुए दोस्तों हमारा प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है और उसके दोस्तों हम लोग प्रथम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। इस वीडियो में लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो डीएलएड के भाई बहन लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने यूपी डीएलएड के एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित कर पाएँ। चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य इन तीनों में से था, तीनों ही था, तो इसलिए यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार भी था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी थी और ज्ञान की प्राप्ति भी थी, इसलिए दोस्तों यहाँ चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ दिए गए हैं। 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, 1 माह 2 दिन पर। दोस्तों बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था। ये बिस्मिल्लाह संस्कार दोस्तों 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था। इसको आप समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में आपको आता है इस प्रकार का प्रश्न तो आप 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर टिक लगाएंगे। दोस्तों चलिए अब हम देर न करते हुए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियाँ। दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक विकास है और ज्ञान अर्जन है, अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, ये तीनों होती हैं। लेकिन दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य हमारा व्यवसायीकरण नहीं होता है, बिजनेस करना नहीं होता है। तो उद्देश्य तो ये नहीं होता है, लेकिन काम भले ही आता है, शिक्षा ही हमारी बिजनेस में भी काम आती है। इसके बाद दोस्तों है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कौन सी सुविधा थी। शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में यदि हम बात करें तो शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। यही ऑप्शन आपका सही है, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। दोस्तों अब हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थीं। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये दोस्तों निधिध्यासन लिखा हुआ है, श्रवण मनन निधिध्यासन ही प्राचीन शिक्षण पद्धति की विधियां थीं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देर न करते हुए 6ठे प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नालंदा, गया, गुजरात, बंगाल। दोस्तों बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय था। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय भी था, तो इसलिए दोस्तों बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, क्लाइव, चार्ल्स ग्रांट, कॉर्नवालिस की कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट जी थे। कौन थे? चार्ल्स ग्रांट जी थे। अगर आपको आता है तो दोस्तों चार्ल्स ग्रांट पे आप टिक करिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देर न करते हुए दोस्तों 8वें प्रश्न पे चलते हैं। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, ऑकलैंड, एडम स्मिथ, मैकाले और न्यूटन। दोस्तों छनाई का सिद्धांत जो है मैकाले जी ने प्रस्तुत किया था और प्रतिपादित भी किया था। तो दोस्तों यहाँ मैकाले आपका आंसर सही हो जाएगा। छनाई का सिद्धांत मैकाले ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1975 में, सन 1968 में, सन 1966 में। तो दोस्तों सन 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। भारत की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1968। इसके बाद दोस्तों अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, दोनों में कि दोनों में नहीं में। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दोनों नीतियों में की गई थी। चाहे 1968 की नीति की बात की जाए और चाहे 1986 की नीति की बात की जाए, दोनों नीतियों में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात की गई थी। तो यहाँ आपका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और विद्यालय। दोस्तों आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे, शिक्षक थे। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुकरात, प्लेटो, हीगल और डीवी। तो दोस्तों आदर्शवादी की बात किया जाए तो जॉन डीवी जो है आदर्शवादी नहीं थे और बाकी 3 जो है आदर्शवादी थे, इसलिए जॉन डीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग निम्न में से कौन प्रगतिवादी दार्शनिक है? इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, सुकरात, प्लेटो, हॉर्न की स्पेंसर। दोस्तों प्रगतिवादी दार्शनिक की बात किया जाए तो स्पेंसर महोदय प्रगतिवादी दार्शनिक थे। तो यहाँ आपका स्पेंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? चार ऑप्शन इसके दोस्तों दिए गए हैं। दमनात्मक अनुशासन, मुक्तियात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। दोस्तों प्रगतिवाद सिद्धांत की बात किया जाए तो प्रगतिवाद अनुशासन किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो दोस्तों ये मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है। आप याद रखिए, मुक्तियात्मक अनुशासन की बात प्रगतिवाद अनुशासन करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। चार ऑप्शन इसके दोस्तों दिए गए हैं। आदर्शवादी, प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी, मानववादी। दोस्तों विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन मानते हैं? तो दोस्तों प्रयोजनवादी मानते हैं। कौन मानते हैं दोस्तों? प्रयोजनवादी मानते हैं विद्यालय को समाज का लघु रूप। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी। इसके चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज की वेदांत समाज। दोस्तों विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी। कौन सी? रामकृष्ण मिशन संस्था स्थापित की थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक गीतांजलि थी। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको प्रश्न आए गीतांजलि पे टिक करिए। गीतांजलि टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। इसके चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा की उपयुक्त सभी। दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा बुनियादी शिक्षा थी। कौन सी शिक्षा थी? बुनियादी शिक्षा थी। आप याद रखिए, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग 19वें प्रश्न पे चलते हैं। और दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। इसके चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। महात्मा गांधी, गिज्जू भाई, विवेकानंद की रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक गिज्जू भाई थे। कौन थे दोस्तों? गिज्जू भाई बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? चार ऑप्शन दोस्तों इसके दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि की प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों प्लेटो ने मुख्य रूप से संवाद विधि का प्रतिपादन किया था। कौन सी विधि का दोस्तों? संवाद विधि का प्रतिपादन प्लेटो महोदय ने किया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? इसके दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तियात्मक अनुशासन की कोई नहीं। तो दोस्तों प्लेटो ने दंडात्मक अनुशासन का समर्थन किया था। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो ने दंडात्मक अनुशासन को वरीयता दी थी। इसके बाद दोस्तों निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? इसके चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। दी लॉज, दी न्यू हेलोइस, तीसरा है एमिल की, चौथा दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ दोस्तों देखिए, रचना की बात किया जाए तो रूसो की दोस्तों रचना दी लॉज नहीं है, और बाकी जो तीन ऑप्शन है वो हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दी लॉज जो है रूसो की रचना नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसके चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। आदर्शवादी, प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी की यथार्थवादी। दोस्तों रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप दोस्तों प्रगतिवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? प्रगतिवादी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 24वां प्रश्न है, डीवी के अनुसार शिक्षक है। चार ऑप्शन इसके दोस्तों दिए गए हैं। एक बाधा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, तीसरा एक आदर्श, चौथा विषय विशेषज्ञ। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? इसके दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो दोस्तों डीवी की रचना नहीं है। आपको प्रश्न आएगा तो आप टिक लगाएंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है डीवी की रचना नहीं है। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, फ्रॉबल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? चार ऑप्शन इसके दोस्तों दिए गए हैं। गत्यात्मक खेल, समूह ज्ञान, एकाकी नृत्य, उपहारों का प्रयोग। दोस्तों फ्रॉबल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? आपको यह प्रश्न आए तो आप दोस्तों उपहारों का प्रयोग घोर विरोधी थे। फ्रॉबल के अनुसार उपहारों का प्रयोग अनुपयोगी है। दोस्तों किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? तो किंडरगार्टन से बाल उद्यान है। क्या है? बाल उद्यान किंडरगार्टन से अभिप्राय है। इसके बाद दोस्तों 28वां प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है। इसके दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यालय, घर, उद्यान की दुकान। तो दोस्तों मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य विद्यालय से है। किससे है दोस्तों? विद्यालय से है। इसके बाद मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? इसके दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक की समस्यात्मक बालक। दोस्तों मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से मानसिक रूप से मंद बालकों पर ज्यादा ध्यान दिया था, तो आप लगाएंगे मानसिक रूप से मंद बालक। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों यह कथन विवेकानंद जी ने कहा है। किसने कहा है? विवेकानंद जी ने कहा है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसके चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। राज्य, परिवार, समाज की समुदाय।
तो दोस्तों शिक्षु की प्रथम पाठशाला में परिवार। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जनसंचार के साधनों को दोस्तों मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका क्वेश्चन आएगा तो 1964 को आप टिक करेंगे। 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 1987। 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सुविधाएं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक कौन है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। कौन है दोस्तों? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, दोस्तों तीसरा है शिक्षा और चौथा है महामारी। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों शिक्षा है। क्या है? शिक्षा से हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा सकते हैं। ऐसा मानना है कि शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों है जातिवाद का उद्गम स्रोत है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धर्म, जाति, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जातिवाद का उद्गम स्रोत जो है जाति है। क्या है? जाति से जातिवाद उत्पन्न हुआ है। इसके बाद दोस्तों सांप्रदायिकता उन्मूलन के प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा, मीडिया। दोस्तों सांप्रदायिकता उन्मूलन जो है शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती है। ऐसा मानना है शिक्षा के कारण सांप्रदायिकता को हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की मृदा प्रदूषण। तो दोस्तों भौतिक प्रदूषण नहीं है। तो अगर बात करें भौतिक प्रदूषण की तो दोस्तों सामाजिक प्रदूषण जो है वो भौतिक प्रदूषण नहीं है और बाकी जो है भौतिक प्रदूषण की श्रेणी में आता है। जल संरक्षण की वृहद पद्धति प्रचलित है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल की तमिलनाडु। तो दोस्तों जल संरक्षण की वृहद पद्धति जो है गुजरात में प्रचलित है। कहां पर दोस्तों? गुजरात में प्रचलित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। 1970, 1975, 1985 की 1990। तो दोस्तों 1985 में गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास की उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या हैं? ये सभी हैं। उदारीकरण, निजीकरण और संतुलित विकास, ये तीनों ही हैं। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है भारत की पहली सबाक फिल्म थी हरिश्चंद्र, आलम आरा और पुंडलीक की कर्ज। तो जो आवाज वाली फिल्म थी वो दोस्तों आलम आरा थी। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? आलम आरा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष में होता था। कितने वर्ष में होता था? 20 वर्ष में होता था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने यह विचार कहा था कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। दूसरा है इसमें संचार माध्यमों का उपयोग होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। चौथा ऑप्शन है इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो ये चौथा ऑप्शन है, समय व स्थान का महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितने शिक्षण पद्धति दिया था? तो दोस्तों 4 शिक्षण पद्धति गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों गिजुभाई बघेला जी ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? गिजुभाई बघेला जी ने लिखी है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अन्य विभिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया था? तो दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षाविद थे, उन्होंने इस पर बल दिया था। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों इस वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।